हाँ जी बेटा, जो है वो आज हमने जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। नाम है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगर आपके पास बुक हो तो उसमें सबसे पहले उसने लिखा हुआ है कि सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम जो है उसमें बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है। इनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। अब अगर सब एटॉमिक पार्टिकल पे बात की जाए तो सबसे पहले साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि एटम का तोड़ा नहीं, डाल्टन था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन कंसेप्ट के एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। उसके बाद जो है वो नया दौर शुरू हो गया जिसमें जे जे थॉमसन था, हमारे पास गोल्डस्टाइन है। इन्होंने ये कहा कि एटम को तोड़ा जा सकता है। चैडविक भी आ गया। तो इन लोगों ने कहा कि एटम को तोड़ के हम उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है वो कर सकते हैं डिवाइड। तो वहाँ से कंसेप्ट निकला सब एटॉमिक पार्टिकल का। तो सब एटॉमिक पार्टिकल पे बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये सब एटॉमिक पार्टिकल की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। तो आपने याद रखना है जब भी सब एटॉमिकल पार्टिकल की बात हो तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। देन जो है वो हमारे पास नीचे है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अगर बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये जो ऑपरेटस आपको नज़र आ रहा है, इसको सबसे पहले जो बनाने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम था हमारे पास हाँ जी, हाँ, क्रुक्स, सर विलियम क्रुक्स जो था उसने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले। तो सर विलियम क्रुक्स के जो है ऑपरेटर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है कैथोड रेज की डिस्कवरी के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक शीशे की ट्यूब होगी, जैसे कि आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है। इसके अंदर हम कोई भी जो है वो गैस यूज़ करेंगे। तो गैस यूज़ करने का मकसद ये है कि करंट पास आउट हो। अब यहाँ पे हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो रखना है। अगर हम बुक की बात करें तो ये वाली जो डायग्राम है बुक पे भी बनी हुई है। अगर आपके पास बुक है तो बुक पे भी जो है वो गौर किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको बुक शेयर करने लगा हूँ ताकि जो है वो थोड़ी बहुत जो है बुक से रिलेटेड भी बात हो जाए। तो शेयर, तो इस तरह से, हाँ जी बेटा, आपको बुक नज़र आ रही होगी। हाँ जी, सबको बुक नज़र आ रही है। Yes. हाँ जी, ठीक हो गया। बुक पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल का जिक्र किया गया है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जाता है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के पे बात की जाए तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे में उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करेंगे। उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है यहाँ पे उसने जो है वो कोई गैस रखी है। आप जो है उस गैस की जगह पे एयर भी रख सकते हैं। ठीक है, एयर के पार्टिकल भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो
अगर हम गैस यूज़ करके इसमें से करंट पास करेंगे तो यहाँ पे कैथोड रेज जनरेट होंगी, लेकिन इनको जनरेट करने के लिए स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि हमें वोल्टेज कितना रिक्वायर है, तकरीबन 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक जो है हमें करंट रिक्वायर है। और गैस का जो प्रेशर हमने रखना है वो तकरीबन तकरीबन 0.01 टार से भी हमने कम प्रेशर रखना है। अगर हम इतना कम प्रेशर रखेंगे तो फिर जो है वो आपको यहाँ पे एक ग्लो नज़र आएगा। अब वो ग्लो ओरिजिनल किस तरह से होता है उस पर गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपको ग्लो नज़र आएगा जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। उस ग्लो को, उस लाइट को हम कैथोड रेज का नाम देते हैं। अगर आपने उस लाइट को देखना हो तो यहाँ पे मैंने जो है उस पीपीटी में इस लाइट को शो किया हुआ है। विंडो के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको कैथोड रेज जो है वो मैंने दिखाऊंगा कि वो ओरिजिनली जो है वो किस तरह से नज़र आती हैं। तो स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिएगा ज़रा, यहाँ पे आपको जो है वो ग्लो इस तरह से नज़र आएगा जब भी आप कैथोड रेज को देखेंगे ओरिजिनली। तो डिस्चार्ज ट्यूब ओरिजिनल किस तरह से नज़र आती है। हाँ जी स्टूडेंट, ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, एक शीशे की ट्यूब है यहाँ पे, और जो है वो उस शीशे की ट्यूब के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको ग्लो नज़र आ रहा है जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। इस रोशनी को जो है वो कैथोड रेज का नाम दिया जाता है। इस रोशनी को पैदा करने के लिए हमारे पास जो वोल्टेज है वो 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट तक होना चाहिए, और जो गैस का प्रेशर है वो 0.01 टार से भी कम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हमने जो है वो इतना कम प्रेशर हवा का क्यों रखना है। तो स्टूडेंट उसका जवाब यह है कि अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब एयर के पार्टिकल की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उन एयर के पार्टिकल में एटम होते हैं। अब वो जो एटम है ज़्यादा होने की वजह से करंट को फ्लो होने नहीं देंगे इस ट्यूब में से। जब करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो ये आपको रोशनी भी नज़र नहीं आएगी। इस वजह से गैस जो का प्रेशर लो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब टू क्रिएट कैथोड रेज। तो उसका जवाब ये है कि अगर हम हवा के मालिक्यूल की तादाद ज़्यादा करेंगे, प्रेशर हाई रखेंगे, तब उस कंडीशन में जो है वो एयर के पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होगी, एटम इसके अंदर ज़्यादा होंगे, तो वो जो एटम है वो हिंड्रेंस काज करेंगे, रुकावट जो है वो बना देंगे करंट के पास होने में। तो करंट पास नहीं होगी। जब करंट पास नहीं होगी तो उस कंडीशन में जो है वो आपको ग्लो भी नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे कैथोड रेज नज़र नहीं आएंगी। तो इस वजह से जो यहाँ पे प्रेशर का लो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी स्टूडेंट, इस जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने लिखना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो चैट में लिख रहा हूँ ताकि जो है वो आपको याद रहे। वाई इट इज़ नेसेसरी टू reduce pressure in the discharge tube discharge tube to create कैथोड रेज। ठीक है, तो ये बेटा जो है वो क्वेश्चन जो है वो मैं चैट में लिखा है, आप इस क्वेश्चन पे गौर कर ले। वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस द प्रेशर इन द डिस्चार्ज टू क्रिएट कैथोड रेज। तो मैं चैट में ही इसका आंसर लिखने लगा हूँ कि बिकॉज इफ द प्रेशर इज हाई या प्रेशर ऑफ गैस इज हाई then current face the hindrance to pass from
pass from cathode to anode. Hence, cathode rays are not produced. ठीक है, not produced. तो हमने उसे ये बताया कि अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में स्टूडेंट, में जो है वो चैट बुक में जो है वो इसका सर रिकॉर्ड है, सर लेक्चर है नहीं बेटा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। ठीक है, वैसे मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ में, आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, मुझसे बात कर सकते हैं अपने माइक को ऑन करके। नबील अहमद, आप जो है वो यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है। जिस तरह से बाकी लोग जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहे हैं, मैं नहीं भेजता, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं, अगर उनके दिमाग में कोई सवाल हो तो फिर वो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो पूछ नहीं पाएंगे अगर रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। इस वजह से है जो ये ऑनलाइन लेक्चर है, आप यहाँ पे अपना माइक जो है वो ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी अच्छा से आप ये रिकॉर्ड जी नबील कर रहे हैं? आ रही है। हाँ जी बेटा, कोई क्वेश्चन है आपका नबील बेटा? नहीं सर जी, बस ये पूछना था कि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अपने हाँ ग्रुप जी, में भेज दें। मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा इसको। मैं साथ में जो है वो रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर भी ऑन किया है, लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको आवाज़ जो है वो बहुत धीमी सुनाई देगी, आपको हैंड फ्री लगा के सुनना पड़ेगा। मेरे पास जो है वो पेड जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वो मैंने फ्री वाला लिया, तो वो जो है वो थका हुआ है। तो ये जो है वो मैं आप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जो कुछ क्लास में हो रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब बेटा जो है वो आपने इसकी जो डिस्कवरी है उसको पढ़ना है। मेन पॉइंट यही है कि अगर जो है वो हवा का प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो उस कंडीशन में करंट को कैथोड से एनोड की तरफ जाने में रुकावट होगी और कोई भी लाइट जो है वो जनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो है वो आपके पास बुक है, आप उस बुक को भी ओपन करें, हेडिंग वगैरह लगाते जाएं। आप जो है वो अपना माइक जो है वो ऑन रखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन पूछना है उसके बाद जो है माइक ऑफ कर दीजिएगा। हाँ जी, ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज पे बात करते हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टी नंबर 1 भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। साइंटिस्ट के जो नेम वगैरह हैं वो आपने देख लेने हैं। तो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होता है कैथोड रेज पे। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, ये जो है वो कैथोड रेज सीधी जा रही थी, अब हमने इनके रास्ते में एक सर्कुलर मैग्नेट रख दिया। अब जो भी मैग्नेट होता है आपको पता है कि उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो कैथोड रेज सीधी जा रही थी, अगर आप उनके रास्ते में मैग्नेट रखेंगे तो ये जो रेज है ये साउथ पोल की तरफ मूव कर जाती है, तो इनका साउथ पोल की तरफ ये झुक जाती है। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जे पेरिनिन ने किया था, साइंटिस्ट का नेम आपकी बुक में लिखा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था सबसे पहले कैथोड रेज पे जे पेरिनिन ने किया था। उसने ये बताया था कि अगर कैथोड रेज सीधी जा रही है ट्यूब के अंदर और उस ट्यूब के सामने अगर आप मैग्नेट का साउथ पोल रखेंगे तो कैथोड रेज जो है वो उस मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ झुक जाएंगी, अपना जो है वो स्ट्रेट रास्ता जो है उस तरफ जो है वो मूव कर जाएंगी। तो जो है वो आपको नज़र आएगा कि ये जो है वो अपना रास्ता चेंज कर चुकी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो, नेक्स्ट पे गौर कीजिएगा। सर जी, जी जी मैग्नेट रखना क्यों है? जी। मैग्नेट रखना क्यों है? हाँ वो मैग्नेट मैग्नेट रखते क्यों? हाँ मैग्नेट क्यों रखते हैं स्टूडेंट, गौर कीजिएगा। हमने जो है वो कैथोड रेज की E/m की वैल्यू फाइंड कर रहे थे साइंटिस्ट, चार्ज टू मैस रेशो। ठीक है, चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड कर रहे हैं। और दूसरा जो है वो कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल जो देसी लोग हैं इससे
इसे नेगेटिव पोल कहते हैं, इसे वो नेगेटिव पोल कहते हैं, एन फॉर नॉर्थ और वो एन फॉर नेगेटिव। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, ये नेगेटिव पोल है और जो एस वाला पोल है ये पॉजिटिव पोल है। अब जो कैथोड रेज जो है ये मूव कर जाती है साउथ पोल की तरफ, मतलब पॉजिटिव पोल की तरफ ये मूव कर जाती है। इनका पॉजिटिव पोल की तरफ मूव कर जाना ये शो करता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हम ये करते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, अभी हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेलिंग जो है वो मेरे अक्सर गलत हो जाते हैं, इधर भी फील्ड के स्पेलिंग जो है वो जल्दी में गलत हो गए हैं। तो गौर कीजिएगा बेटा, ये कैथोड रे सीधी जा रही थी, आप जो है इनके रास्ते में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो प्लेट रख देते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट हम बनाते कैसे हैं, ये देखिएगा ज़रा। आपके पास लोहे का कोई भी जो है पतरी वगैरह होगी इस तरह से, अगर आप उसे, लगता है जो है वो कोई आया है यहाँ पे क्लास के अंदर, नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, ये हमारे पास कैथोड रेज है, ये सीधी जा रही थी, आप इनके रास्ते में पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट रख देते हैं तो कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाएंगी। और अगर आपने जो है वो इसको, इनको जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया, कैसे जाता है, तो इसको बैटरी जो डीसी वोल्टेज है आपके बाइक की जो बैटरी है उससे तारे लगा के, तो किसी भी जो है वो, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल, और आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और ये छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल है। और इसको दोबारा से आप जो है वो इसके साथ अटैच कर दें तो ये आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप जो है वो बन जाएगा छोटा सा। तो अगर आप जो है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट इसकी तरफ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो अपना रुख कर जाती है। इनका पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाना, उस तरफ मूव कर जाना, ये शो करता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इनका जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाना ये शो करता है कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट गौर कीजिएगा, अफेक्ट ऑफ बोथ फील्ड। अब ये अफेक्ट ऑफ बोथ फील्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है बंदा, उसका नाम था जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ये कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई करते हैं तो जो कैथोड रेज है वो किसी भी जो है वो पॉइंट की तरफ मूव नहीं करेंगी, वो सीधी मूव कर जाएंगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट होंगी तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की दुश्मन है। और जहां पे भी आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना होता है। ठीक है, मतलब अगर प्लेट जो है वो एक ट्यूब के, आपने पॉजिटिव प्लेट आमने सामने रखी है तो मैग्नेट जिका साउथ और नॉर्थ पोल आपको ऊपर नीचे की तरफ रखना पड़ेगा इस कंडीशन में। मतलब दाएं बाएं पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट होगी और ऊपर नीचे की तरफ जो है साउथ और नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का। उस कंडीशन में दोनों फील्ड अप्लाई करने से आप ये देखेंगे कि ये वाली जो रेज है, ये वाली रेज जो है वो किसी भी पॉइंट की तरफ मूव नहीं करेंगी, ना तो पॉइंट 3 की तरफ मूव करेंगी ना पॉइंट 2 की तरफ मूव करेंगी, बल्कि ये जो है पॉइंट 1 की तरफ चली जाएंगी। तो पॉइंट 1 की तरफ चले जाना ये शो करता है कि ये जो है, ये वाली जो रेज है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट होगी तो ये सीधी गुजर जाती है। इसी एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए, ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को यूज करते हुए जे थॉमसन ने ई ओवर एम की वैल्यू फाइंड की थी कैथोड रेज की, और इसने ये देखा था कि कैथोड रेज की जो ई ओवर एम की वैल्यू है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम की वैल्यू के बराबर है। ई स्टैंड फॉर चार्ज और एम स्टैंड फॉर मैस, तो इसको बोल ई ओवर एम को बोला जाएगा चार्ज टू मैस रेशो। तो जे थॉमसन ने इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई करके ये बताया कि इनकी चार्ज टू मैस रेशो क्या है। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, इन एब्सेंस ऑफ बोथ फील्ड, अगर दोनों फील्ड आप एब्सेंट कर देते हैं
तो फिर भी जो है वो कैथोड रेज जो है पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाएंगी। बाय दिस वे जे थॉमसन फाइंड E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो E/m जो कैथोड रेज की है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो इसका मतलब ये होता है कि कैथोड रेज जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उनको कैथोड रेज का नाम दिया जा सकता है। फर्दर जो है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे अगर आप गौर करेंगे तो देखें लिखा हुआ है प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस का मतलब है रोशनी। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लोरिसेंस किस रोशनी के लिए यूज की जाती है वो रोशनी आपको नीचे नजर आ रही होगी। अगर आप कैथोड रेज जनरेट करेंगे तो आपके पास बनने वाला जो फ्लोरिसेंस होगा वो ग्रीनिश कलर का होगा। और ये जो इसका कलर आ रहा है ये डिपेंड करता है शीशे के मटेरियल के ऊपर। आप दुनिया की कोई भी गैस यूज कर ले, कैथोड रेज के कलर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैथोड और एनोड मटेरियल चेंज करें, ना तो शीशे की नेचर पे, सॉरी, ना तो गैस की नेचर पे और ना ही कैथोड और एनोड के मटेरियल पे, ये जो है वो रेज डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये शीशे की दीवार के अंदर जो मटेरियल होता है उस पे कैथोड रेज का कलर डिपेंड करता है। अगर आप शीशे की दीवार के अंदर के मटेरियल को में एल्यूमिना ऐड करते हैं, ठीक है, तो एल्यूमिना ऐड करने से जो ये आपको ग्रीनिश ग्लो नजर आ रहा है, तो ये अब ये ग्लो ग्रीनिश नहीं रहेगा। अगर आप एल्यूमिना यूज करेंगे शीशे के अंदर, ये मटेरियल शीशे की दीवार के अंदर यूज करेंगे, उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एल्यूमिना यूज करेंगे, तो आपका जो ग्लो है वो रेड कलर का हो जाएगा। और अगर आप शीशे की जो दीवारें हैं वो टिन स्टोन मटेरियल से बनाते हैं, SnO2 की जो है उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, उसको थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तो फिर जो है वो कलर जो है वो रोशनी का, फ्लोरिसेंस का येलो हो जाएगा। तो कैथोड रेज जो है वो ना तो गैस पे डिपेंड करती हैं कि गैस कौन सी है, कोई भी गैस यूज करेंगे तो ग्रीन कलर ही आएगा नॉर्मल ग्लास के अंदर। और कैथोड और एनोड, चाहे आप नो कैथोड और एनोड सोने का बनाए, लोहे का बनाए, चांदी का बनाए, उससे जो है वो कैथोड रेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप शीशे की दीवार का मटेरियल चेंज करेंगे उस कंडीशन में जो है वो ग्लो का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है उस पर गौर करें कि कैथोड रेज कास्ट शेडो। अगर इनके रास्ते में कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, तो यहाँ पे स्टूडेंट गौर करें, ये जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब, उसने गोल्ड डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया और उधर उसने जो है ये लोहे की पतरी रखी हुई है, ये जो आपको क्रॉस में नजर आ रही है। कैथोड रेज यहाँ से निकल के फ्रंट पे जा रही थी आगे की तरफ, तो उनके रास्ते में उसने एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपैक ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिससे लाइट पास ना हो, तो आगे आप देख रहे हैं कि उसका जो है वो साया बन जाता है। किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट को रखने पर साया बन जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। स्टूडेंट जी। अगर किसी का जो कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे की तरफ चलेंगे। थोड़े का जो कलर होता है वो आमतौर पर ग्रीन होता है। हाँ जी, अगर आप नॉर्मल शीशा यूज करेंगे, नॉर्मल शीशा जो है वो रेत का बना होता है, सिलिकॉन का, SiO2 से बना होता है। तो अगर आप नॉर्मल जो है वो शीशा यूज करेंगे तो बनने वाला जो ग्लो होता है वो ग्रीन कलर का होगा। तो आपको यहाँ पे भी ग्रीन कलर ही नजर आ रहा होगा, इस ट्यूब के अंदर भी। तो नॉर्मल वो ग्रीन ही होती है, लेकिन अगर आप इस मटेरियल को चेंज करेंगे, शीशे के अंदर जो मटेरियल यूज किया है उसको चेंज करेंगे तो फिर कलर चेंज होगा। कैथोड और एनोड को चेंज करने से कलर चेंज नहीं होगा। गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन या आम नॉर्मल एयर भी आप यूज करेंगे फिर भी कलर ग्रीन रहेगा। तो कलर टोटली डिपेंड करता है शीशे के मटेरियल के ऊपर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि दे आर मटीरियल पार्टिकल। दे आर मटीरियल पार्टिकल। कैथोड रेज सिर्फ रेज नहीं है, बल्कि इनके अंदर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, और वो पार्टिकल क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक आप स्मॉल पैडल व्हील, ठीक है, अगर जो है वो आप एक स्मॉल पैडल व्हील जो है इनके रास्ते में रखते हैं, ये कैथोड रेज जा रही है इस डायरेक्शन में, और आप जो है इन कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट रख, मतलब ये जो स्मॉल पैडल व्हील रखते हैं, तो आप गौर करेंगे कि ये जो स्मॉल पैडल व्हील है ये जो है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। ठीक है,
ये जो है वो स्मॉल पैडल व्हील जो है वो गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, जिससे ये शो होता है कि ये सिर्फ लाइट नहीं है, ये सिर्फ फ्लोरेसेंस नहीं है, इनके अंदर पार्टिकल हैं जो स्मॉल पैडल व्हील से जाकर टकराते हैं और उसको करते हैं कि वो मूव करे। इससे ये हमें पता चलता है कि ये जो कैथोड रेज है इनके अंदर मटेरियल पार्टिकल है, इनके अंदर पार्टिकल है जिनका डेफिनेट मैस है, जिनकी डेफिनेट वेलोसिटी है, जिनका डेफिनेट मोमेंटम है। हाँ जी स्टूडेंट, ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि प्रूव डैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। तो आपने ये कहना है कि अगर हम कैथोड रेज के रास्ते में एक स्मॉल पैडल व्हील रख दें, तो जब कैथोड रेज जाकर स्मॉल पैडल व्हील से टकराएंगे तो वो स्मॉल पैडल व्हील जो है वो मूव करना शुरू कर देता है, और उसका जो मूव करना हमें ये बताता है कि ये वाली जो रेज है ये सिर्फ जो है वो मटेरियल पार्टिकल नहीं। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, मटेरियल पार्टिकल की जो है प्रूव करने के लिए मैंने जो है एक छोटी सी वीडियो डाउनलोड की है, मैं जो है वो आपको वो वीडियो दिखाने लगा हूँ, तो गौर कीजिएगा, राब्ता बनाए रखिएगा। मैं जो है वो आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे जो है वो जल्दी मिल गई। मटेरियल पार्टिकल की नेचर को जो है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ विद द हेल्प ऑफ वीडियो। अब इसी वीडियो को शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ जी ठीक हो गया, तो ओपन। स्टॉप शेयरिंग, यहाँ से इसको जो है वो स्टॉप करना है शेयरिंग को, उसके बाद जो है वो दूसरी शेयरिंग शुरू होगी, तो स्टॉप शेयरिंग। तो जो लोग नहीं आए बेटा उन्होंने अपना This is a simple demonstration of a cathode ray paddle wheel. हाँ जी स्टूडेंट, Now in this you मैं can आपको see शेयर the करता हूँ, cathode is on the right तो उसी and की the आवाज़ beam of electrons goes across to the left. There's a little paddle wheel there that lights up स्टूडेंट आपको वीडियो when नज़र the आ रही electron है? beam hits it. Now you can see the electrons are transferring their momentum to the paddle wheel and it moves along towards the left, and then it stops because it's kept there by more electrons. हाँ जी This is a स्टूडेंट, simple demonstration of a cathode ray paddle wheel. Now in this you can see the cathode is on the right and the beam of electrons goes across to the left. There's a little paddle wheel there that lights up when the electron beam hits it. Now you can see the electrons are transferring their momentum to the paddle wheel and it moves along towards the left, and then it stops because it's kept there by more electrons. And here's one in the darkness and you can see it really light up. The paddle wheel's coated with a luminescent material that lights up with the electrons. हाँ जी स्टूडेंट, जो है वो आपने यहाँ पे देखा कि अगर एक स्मॉल पैडल व्हील को रखा जाए इसके रास्ते में तो वो जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। तो एक दफ़ा जो है वो इसको फिर से देख लें, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आता है, इस वजह से मैंने जो है वो इतनी दिक्कत की है आपको जो है वो वीडियो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, उसने स्मॉल पैडल व्हील को रखा हुआ है, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये कैथोड है और एनोड की डायरेक्शन भी उसने बताई है। अब जब जो है वो उसको ऑन करता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्मॉल पैडल व्हील जो है मूव करना शुरू कर देता है, वो कैथोड से चलता चलता है एनोड की तरफ पहुँच जाता है, और वहाँ पे जाके जो है वो उसको जब करंट ऑफ करते हैं तो वो रुक जाता है। अब दोबारा से वो डार्क करके आपको जो है वो अंधेरे में जी आपको नज़र करवा रहा है कि ये क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब का भी आपने जो है वो देख लिया कि वो डिस्चार्ज ट्यूब होती किस तरह की है। चलिए स्टूडेंट, जो है वो आपको इससे जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो मिल गया होगा कि ये जो है वो क्या चीज़ है। स्टॉप शेयरिंग। अब हम जो है वो इसको दोबारा से शेयर करते हैं अपनी स्क्रीन को जिस पे हम लेक्चर लिखा हुआ है। तो इस शेयरिंग में भी जो है वो, क्योंकि मैंने ये कभी इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किए, तो थोड़ी सी जो है वो मैं लेट हो जाता हूँ चीज़ों को ढूंढने में। तो स्टूडेंट जो है वो
अब आपको जो है वो दोबारा से वो स्क्रीन, हाँ जी, नंबर 5 वाला जो पॉइंट आपकी बुक वाले ने डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट, वो है कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। ठीक है, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। तो ये जो एक्स रेज जो है, इन पे भी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक पूरा टॉपिक है कि जो है एक्स रेज कैसे जनरेट होती है। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब भी हम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में हैवी मेटल एनोड यूज करेंगे, कौन सा नोड यूज करेंगे? हैवी मेटल एनोड, मतलब जिनका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम हैवी मेटल एनोड यूज करेंगे, आज जो है चूँकि एक ही टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ की है तो सिस्टम स्लो हो गया, जिससे मुझे लिखा भी नहीं जा रहा। तो अगर आप हैवी मेटल एनोड यूज़ करेंगे, हैवी मेटल एनोड, बुक पे भी जो है वो इसके लिखा होगा पॉइंट कि एक क्या मतलब इसका मसला है, कब जो है वो एनोड रेज जनरेट होगी, जब आप यूज़ करेंगे हैवी मेटल एनोड। ये नहीं लिखा जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका दूसरा हल भी है स्टूडेंट। जब आप हैवी मेटल एनोड यूज़ करेंगे, हैवी मेटल एनोड को यूज़ करने की कंडीशन में आपके पास जो है वो ये जो है वो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। तो आप जो है वो इसको याद रखिएगा, हैवी मेटल एनोड, जब भी आप हैवी मेटल एनोड यूज़ करेंगे। चलें जी, मिल गया। अब जो है वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि कैथोड रेज जो है वो यूज़ करते हुए एक्स रेज कैसे जनरेट होंगी जब स्टूडेंट आप यूज़ करेंगे हैवी मेटल एनोड। जब भी आप हैवी मेटल एनोड यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में जो है वो कैथोड रेज जनरेट होंगी। नंबर 6 पे अगर आप गौर करें, पॉइंट जो है वो है हीट द बॉडी। जिस भी बॉडी पे कैथोड रेज पड़ेंगी तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 7, कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस। तो स्टूडेंट जो है वो कैथोड रेज कैसे जो है वो गैस को आयोनाइज करती हैं, उस पे अब हम देख लेते हैं इसे। तो कैथोड रेज जो है वो कैसे आयोनाइज करेंगी गैसेस को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कैथोड रेज है क्या। कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन है जो एक खास डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे हैं, फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड जो है ये मूव कर रहे हैं। तो अगर इनके रास्ते में जो है वो गैस का पार्टिकल, तो गैस के पार्टिकल में न्यूक्लियस होता है और उसके शेल में क्या होंगे, उसके शेल में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब भी ये कैथोड रेज जाकर गैस के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी, मतलब कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जो है भी इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, तो जब ये रेज जो आके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकल आएगा, तो गैस की आयोनाइजेशन हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन? तो जब भी जो है वो गैसियस एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाए, आपने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। और आयोनाइज का मतलब होता है कि गैस का आयन जनरेट करना, और कौन सा आयन जनरेट करना? पॉजिटिव आयन। तो जब भी कैथोड रेज जाके जब भी जो है हमारे पास गैस के इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जिससे गैस की आयोनाइजेशन हो जाएगी। नंबर 8 वाला पॉइंट ये है कि इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है कैथोड रेज का, मतलब ये किसी भी दूसरी चीज़ की रिडक्शन कर देती हैं। खुद ये इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ में पड़ेंगे तो उसके जो है वो जाके उसके अंदर बैठ जाएंगे, उनके जो है वो इलेक्ट्रॉन जब उनके अंदर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ में जब गेन हो जाए तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं।
तो कैथोड रेज ने ये रिडक्शन करवाई है, तो इस वजह से कैथोड रेज को रिड्यूसिंग जो है वो एजेंट भी कहा जाता है और इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। नंबर 9 जो है वो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। आप बुक पे गौर करेंगे तो मैं बुक के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग दी हुई है। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो है वो कुछ खास जो है वो हद तक चीज़ों के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। पेनिट्रेट का मतलब ये है कि जो है वो अंदर तक चले जाना। ये जो है वो अगर आपके पास जो है कोई शीट है पेपर की या फिर आपके पास कोई फॉइल है मेटल की, तो उस फॉइल के मेटल्स के अंदर से ये गुजर जाएंगी, वो जो है वो इन्हें रोक नहीं पाएंगी। नंबर जो 10 वाला पॉइंट है बेटा वो है E/M वैल्यू, चार्ज टू मैस वैल्यू। जो चार्ज टू मैस वैल्यू थी वो साइंटिस्ट का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इनकी जो है वो चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की थी, जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन जो था उसने इनकी चार्ज टू मैस रेशो को फाइंड किया था। ठीक है, जे थॉमसन। आपने याद रखना है कि जब भी E/M का जिक्र आए इलेक्ट्रॉन की तो साइंटिस्ट का नाम जो है वो आपको याद रहना चाहिए, वो क्या था, जे थॉमसन। आपकी बुक पे भी जो है वो लिखा होगा सबसे एंड वाला पॉइंट, तो आपने जो है उसका नाम याद रखना है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाला जो साइंटिस्ट है, कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पहले नहीं थे कहते, ठीक है, इनको नेगेटिव बॉडीज कहा जाता था, कोई इन्हें कुछ कह रहा था। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम भी आपने याद रखना है बेटा, उसका नाम है स्टोनी। इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम स्टूडेंट है स्टोनी। तो आपने स्टोनी के नाम को भी याद रखना है, और E/M की वैल्यू को फाइंड करने वाले साइंटिस्ट का नाम जो है वो जे थॉमसन है, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन्स कहने वाला जो सबसे पहला बंदा था उसका नाम था स्टोनी, पथरीला। ठीक है, ये उसका नाम था, आप उसे पथरीला ही कहेंगे क्योंकि स्टोन से निकला है स्टोनी। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कहने वाले बंदे का नाम स्टोनी था। तो यहाँ तक आपने बेटा इसे जो है वो याद करना है। मैं जो है वो क्लास में इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज जो है आप मुझे जो है वो अल्लाह हाफिज़ कहें। ये जे थॉमसन ने क्या किया था, वो जी बता जी, दो सर। क्या? जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने इसकी चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की थी, चार्ज टू मैस रेशो। ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा चार्ज टू मैस रेशो वाला, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जे थॉमसन ने जो है वो इनकी चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की थी, कि इस पे चार्ज क्या है और इलेक्ट्रॉन का मैस कितना है। ये जो है वो जे सर थॉमसन ने किया था। और जब भी इलेक्ट्रॉन का नाम आएगा तो सब लोग जो है जे थॉमसन के नाम को याद रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला जो बंदा है वो जे थॉमसन है। सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हम्म, हाँ जी, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं कि राइट दी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो आप जो है वो मौके की मुनासबत से कोई 4 या 5, अगर कोई ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है तो वो उसकी 6 प्रॉपर्टीज लिखेगा, उस कंडीशन में उससे 4 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज जो है इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया है, और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो उसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो सेंडम में भी आएंगे, प्री बोर्ड में और बोर्ड में भी आएंगे। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा था, वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस प्रेशर इन द डिस्चार्ज टू क्रिएट कैथोड रेज। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने देखना है, इसको की बुक से देखें, इसको नेट से सर्च करें कि ये क्यों ज़रूरी है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ ताकि आपको जो है मल्टीपल जो है वो तरीक़ों से इसका जो है जवाब याद हो जाए। दूसरा सवाल आपको बोर्ड में ये आ सकता है कि प्रूव डैट कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, कि ये बताएं कि ये मटेरियल पार्टिकल कैसे है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपको प्रॉपर्टीज। आपको एक्सपेरिमेंट नहीं कभी वो भी कहेगा कि एक्सपेरिमेंट लिखें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। माजिद जो है अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो जो है पूछ सकता है, उसने हैंड रेज किया है। नहीं सर ये हो गया, सही है। चलिए जी, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।